लुल्लू टीवी 2.0। बचपन से ही मेहनत मजदूरी लिखती थी। जब वो बहुत छोटा था तभी सिर से माता पिता का साया उठ गया। एक छोटी बहन थी जिसे पालने पोसने की जिम्मेदारी भी उसी पर आन पड़ी थी। उसकी बहन कामिनी अब बड़ी हो गई है, मगर दोनों भाई बहन गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं। भैया, घर में रखा राशन खत्म हो गया है। शाम को राशन नहीं लेकर आए तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। तुम चिंता मत कर मेरी बहन, मैं राशन लेकर ही घर आऊंगा। ये कहकर दीपक मजदूरी के लिए घर से निकल गया, मगर उस दिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। अब क्या होगा? आज तो मजदूरी लगी ही नहीं और घर का राशन खत्म है। दीपक ये सोच ही रहा था कि तभी एक पक्षी उड़ते हुए उसकी तरफ आया और उसकी चोंच से एक जामुन नीचे आकर गिरा। दीपक ने जमीन पर गिरे जामुन को उठा लिया और सोचने लगा, जरूर पास के जंगल में कोई जामुन का पेड़ है और ये पक्षी उसी पेड़ से जामुन लेकर आया है। अगर मुझे भी थोड़े जामुन मिल जाए तो काम बन सकता है। यही विचार कर दीपक जंगल की तरफ चल दिया और फिर जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो सचमुच हैरान रह गया। वहां जामुन के कई पेड़ थे, मगर उनमें से एक पेड़ मोटे मोटे पके जामुनों से लदा हुआ था। अरे वाह, पेड़ तो पूरी तरह से जामुनों से लदा हुआ है। अगर मैं कुछ जामुन तोड़कर बाजार में बेच दूं तो मुझे घर का राशन खरीदने के लिए पैसा तो मिल ही सकता है। यही सोचकर दीपक जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और उसकी टहनियों को हिलाने लगा। टहनियां हिलाने पर बहुत सारे जामुन जमीन पर आ गिरे। दीपक ने अपने सिर पर बंधा गमछा उतारा और जमीन से जामुन उठाकर गमछे में बांध लिए। फिर वहां से चलने लगा तो उसने पेड़ से कहा, हे जामुन के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ये जामुन बेचकर आज हम गरीब भाई बहन को खाना मिल जाएगा। दीपक जैसे ही बाजार में जामुन लेकर आता है, लोग उसके मोटे मोटे पके जामुन देखकर उन्हें खरीदने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और उसके सब जामुन हाथों हाथ बिक जाते हैं। जामुन बेचकर उसे अच्छा पैसा मिल जाता है और वो किराने की दुकान पर जाकर राशन खरीदता है। भाई, सब राशन आ गया है ना? हाँ हाँ, सब राशन आ गया है। दीपक दुकान से राशन लेकर घर की तरफ चलता है तो रास्ते में हलवाई को गरम गरम जलेबियां उतारते देख रुक जाता है। क्यों ना कामिनी के लिए थोड़ी गर्मा गर्म जलेबियां ले चलूं। बेचारी कई महीनों से कहती आ रही है कि भैया जलेबियां ले आओगे क्या, खाने का बड़ा मन है। यही सोचकर दीपक घर जाते जाते कामिनी के लिए जलेबियां खरीद कर ले जाता है। उसे घर पहुंचने में देर होती है तो कामिनी उससे नाराज होकर कहती है, घर आने में इतनी देर क्यों कर दी भैया? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। और राशन लाई क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तू बोलने का मौका दे तभी तो कुछ बोलूं ना। मैं राशन के साथ साथ तेरे लिए गर्मा गर्म जलेबियां भी लेकर आया हूँ। सच भैया? जल्दी से दो गरम गरम जलेबियां, मैं पहले जलेबियां खाऊंगी। दीपक अगले दिन जामुन तोड़ने के लिए जंगल में जाता है तो एक बार फिर हैरान होकर रह जाता है। उसने एक दिन पहले ही जामुन तोड़े थे और आज फिर पेड़ पर जामुन लदे हुए थे। कल इतने सारे जामुन तोड़कर ले गया था और आज इस पेड़ पर कल से ज्यादा जामुन लदे हैं। कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? मन में विचार करते हुए दीपक पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनियों को हिलाने लगता है। टहनियां हिलाने पर बहुत सारे जामुन जमीन पर गिर जाते हैं। दीपक जमीन पर पड़े जामुन उठाकर एक टोकरी में रखता है और फिर उसे सिर पर उठाकर जामुन के पेड़ से कहता है, हे जामुन के पेड़, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझ गरीब पर बड़ा उपकार किया है। ये कहकर जैसे ही दीपक घर जाने लगता है, एकाएक उसे पेड़ की आवाज सुनाई। दीपक, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं जो पेड़ों के फल खाकर उनका उपकार मानते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आज के बाद तुम्हें जब भी जामुन चाहिए मेरे पास चले आना। मैं अपनी टहनियां हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दिया करूंगा। कुछ दिन बाद अचानक ही कामिनी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर से इलाज कराने पर भी उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। भैया, अब मैं नहीं बचूंगी। अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपना ख्याल तो रख लोगे ना? तो ऐसा मत बोल मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। देखना, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये कहकर दीपक रोने लगता है और फिर जामुन के पेड़ से जामुन लेने जाता है तो जामुन का पेड़ उसे देखते ही अपनी टहनियां हिलाकर जामुन गिराने लगता है। मगर उस दिन दीपक का मन खुश नहीं था और इसीलिए वो धीरे धीरे जामुन उठाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जामुन का पेड़ कहता है, दीपक, क्या बात है? आज तुम पहले की तरह खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। जादुई जामुन के पेड़ से ये सुनकर दीपक रोने लगता है और उसे कामिनी की बीमारी के बारे में बताता है।
उसकी बात सुनकर जादुई जामुन का पेड़ कहता है, दीपक, उदास मत हो। तुम मेरे जामुन घर ले जाओ और इसका अर्क निकाल लो। साथ ही मेरी गुठलियों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लो। कामिनी को वो चूर्ण खिलाओ और अर्क पिलाओ। क्या इससे मेरी बहन की बीमारी ठीक हो जाएगी जादुई जामुन के पेड़? हाँ, हो जाएगी। तुम जिसे भी इस चूर्ण और अर्क का सेवन कराओगे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आज के बाद तुम मेरे जादुई चूर्ण और अर्क से बीमार लोगों का इलाज करो। इससे लोगों का भला भी होगा और तुम्हारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर दीपक ने जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद किया और घर आकर जामुन का अर्क निकाला। साथ ही गुठलियों को सुखाकर उनका चूर्ण तैयार कर लिया। उसने कामिनी को थोड़ा चूर्ण खिलाकर अर्क पिलाया तो उसके शरीर में नई जान आ गई। भैया, इसने तो जादू ही कर दिखाया है। इसको लेते ही बीमारी में आराम महसूस होने लगा है। ये सुनकर दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादुई जामुन के अर्क और चूर्ण से कामिनी 2-4 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई। दीपक ने जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद करते हुए कहा, हे जादुई जामुन के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। तो जाओ, अब उसी की तरह और बीमार लोगों को भी ठीक करो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, किसी से भूल कर भी ज्यादा पैसा मत लेना। नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। किसी के पास पैसा ना भी हुआ तो उसे भी दवा दूंगा। ये सुनकर जादुई जामुन का पेड़ बहुत खुश होता है और दीपक उस दिन के बाद जामुन के अर्क और चूर्ण से बीमार लोगों का इलाज करने लगता है। एक शहर में सावित्री और बंसी दोनों दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उनकी एक 5 साल की बेटी थी राधिका। एक दिन बंसी और सावित्री दोनों काम पर लगे हुए थे। अरे जल्दी जल्दी ईंट लेकर आओ सावित्री, देखती नहीं यहाँ ईंटें खत्म होने को हैं। अजी ला तो रही हूँ, अभी ईंटें तो पड़ी है ना। यह कहकर सावित्री जैसे ही सिर पर रखी ईंटें उतारने लगती है, तभी अचानक से मकान की दीवारें हिलने लगती है। बंसी डर कर दूर भागते हुए कहता है, अरे भूकंप आया, जल्दी से भागो सावित्री, दीवार ढह भी सकती है। मगर इससे पहले कि सावित्री वहां से भाग पाती, दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरती है और सावित्री दीवार के नीचे दबकर दम तोड़ने लगती है। यह देखकर बंसी अपने होश हवास भूलकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरी सावित्री को कुछ मत करना। तभी सावित्री दम तोड़ते हुए कहती है, जी मैं अब नहीं बच पाऊंगी, आप मेरी राधिका का ख्याल रखिएगा जी। यह कहकर सावित्री दम तोड़ देती है। हे भगवान, तूने मेरी सावित्री को मुझसे छीन लिया। सावित्री, सावित्री, मैं तेरी राधिका का पूरा ख्याल रखूंगा सावित्री। सावित्री के मरने के कुछ दिनों के बाद बंसी सुमन नाम की एक औरत से शादी कर लेता है और उससे उसे एक लड़का पैदा होता है। सुमन और बंसी लड़के का नाम सागर रखते हैं। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे राधिका बड़ी होने लगती है। राधिका, ओ राधिका, कपड़े धोने के बाद बर्तन धो लेना। राधिका, राधिका, जल्दी आओ। सागर के बुलाने पर राधिका कपड़े धोना छोड़कर भागते भागते उसके पास आती है। क्या हुआ भैया? सौतेली कहीं की, मुझे भैया कहा तो तेरी जान ले लूंगा। मुझे कचौरी खानी है, ये ले पैसा और जल्दी से बाजार जाकर कचौरी लेकर आ। जी अभी लाई भैया। सुन, जल्दी आना, देर की तो बहुत पिटेगी। सौतेली माँ और सौतेला भाई राधिका पर रोज ऐसे ही अत्याचार करते थे। उससे घर का सारा काम कराकर उसे भरपेट खाना भी नहीं देते थे। वह अक्सर भूखी प्यासी ही काम में जुटी रहती थी। ला, दे थाली इधर, तुझे तो हर वक्त ठूसने की पड़ी रहती है। माँ, मैं कल रात से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दो ना। बहुत कामचोर हो गई है ये,
इसे 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। बापू, तुम भी? मर गया तेरा बापू, अभागी कहीं की। बंसी की बात सुनकर राधिका के मन को गहरी ठेस पहुंचती है और वह रोते रोते अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करने लगती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भी प्यार मिलता। बापू मुझसे इतनी नफरत कभी ना करते। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एक दिन राधिका बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी तो गर्मी और भूख के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या हुआ बेटी, बीमार हो क्या? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है। उसकी सच्चाई सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, तू हिम्मत ना हार मेरी बेटी, बस समझ ले आज से तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो कैसे दादी माँ? क्या मेरी माँ भगवान के घर से वापस आ जाएगी? नहीं बेटा, भगवान के घर से कभी कोई वापस आया है क्या? तो फिर क्या होगा दादी? मैं तुझे एक ऐसा बीज दूंगी जो जादुई पेड़ बनकर उगेगा। तो उससे जो भी मांगेगी वह सब तुझे मिल जाएगा। यह कहकर बूढ़ी औरत राधिका को एक बीज देते हुए समझाती है। तो इस बीज को रात के समय में घर के पिछवाड़े में मिट्टी में दबा देना। सुबह तक यह जादुई पेड़ बनकर उग जाएगा। फिर तेरी जो भी इच्छा होगी यह तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। राधिका बूढ़ी औरत से वह बीज लेकर खुशी खुशी घर आती है और रात होते ही उस बीज को मिट्टी में दबा देती है। फिर सुबह उठकर देखती है तो वह सचमुच एक जादुई पेड़ होता है। जादुई पेड़ देखकर राधिका फूली नहीं समाती है। वह जादुई पेड़ से कहती है, ओ दादी माँ के जादुई पेड़, मुझे खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका के यह कहते ही उसके सामने पकवानों से भरी थालियां घूमने लगती है और तभी एक मेज और कुर्सी प्रकट होती है। सब थालियां मेज पर आकर टिक जाती हैं और इसके साथ ही जादुई पेड़ की आवाज सुनाई देती है, राधिका बेटी, लो लग गया खाना, अब प्यार से पेट भरकर खा लो। यह सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और कुर्सी पर बैठकर खूब आराम से राजकुमारी की तरह पकवान खाने लगती है। धन्यवाद दादी के जादुई पेड़। एक दिन राधिका जादुई पेड़ से कहती है, ओ दादी माँ के जादुई पेड़, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत काम कराती है। सारा दिन काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है। क्या तुम काम करने में मेरी मदद नहीं कर सकते हो? घर में जाओ और देखो। जादुई पेड़ के यह कहते ही राधिका घर के अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। बर्तन धुलकर शीशे जैसे चमक रहे होते हैं और कपड़े रस्सी पर सूख रहे होते हैं। घर में झाड़ू पोछा भी अपने आप ही लग गया होता है। सुमन यह सब देखकर हैरान होते हुए राधिका से कहती है, क्यों री, सब काम इतनी जल्दी निपटा दिए? तुझे क्या 10 हाथ लग गए हैं? यही समझ लो माँ। कुछ दिन तो राधिका खुश रहती थी मगर फिर उसे निठल्ले बैठने में बोरियत होने लगती थी। ऐसे तो मैं आलसी हो जाऊंगी। मुझे आलसी नहीं होना, मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे तो काम करना है। यही सोचकर राधिका भागते भागते जादुई पेड़ के पास जाती है और कहती है, ओ दादी माँ के जादुई पेड़, मुझे निठल्ला नहीं बैठा जाता, मुझे पढ़ना है।
यह तो बहुत अच्छी बात है। परियों के स्कूल में पढ़ोगी? कहीं भी पढ़ लूंगी। ठीक है, तो जाओ पढ़ो। जादुई पेड़ के यह कहते ही राधिका खुद को परियों के स्कूल में पाती है और रोज वहीं पढ़ने लगती है। एक दिन परी टीचर राधिका से कहती है, राधिका, तुम तो पढ़ाई में बहुत होशियार हो। तुमने तो पढ़ाई में सब परी बच्चियों को पीछे छोड़ दिया है। यह सब मेरी मेहनत और आपकी शिक्षा का फल है परी टीचर। समय बीतता जाता है। एक दिन सुमन राधिका को बुलाकर कहती है, राधिका, ओ राधिका, यह टिफिन लो और स्कूल जाकर सागर को खाना खिलाकर आओ। राधिका सागर को टिफिन देने के लिए उसके स्कूल जाती है तो देखती है कि उसकी टीचर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रही होती है। उन प्रश्नों के उत्तर कक्षा में एक भी बच्चा नहीं दे पाता, मगर राधिका उसके हर प्रश्न का सही उत्तर देती है। इसलिए टीचर उससे बहुत खुश होती है और कहती है, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो बेटी? मैं परियों के स्कूल में पढ़ती हूँ टीचर। राधिका की यह बात सुनकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और सागर कहता है, हे राधिका, लगता है तू पागल हो गई है। घर चल, आज तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सागर घर आकर सुमन को स्कूल वाली घटना के बारे में बताता है तो सुमन राधिका को डांटने लगती है। क्यों री, तू उठपटांग झूठ बोलकर सब बच्चों के सामने मेरे बेटे की बेइज्जती कराने के लिए गई थी। ठहर जा, आज तो मैं तेरी टांगे तोड़कर ही रहूंगी। यह सुनकर सुमन एक डंडा उठाकर राधिका के पीछे पड़ जाती है और राधिका उससे बचने के लिए जादुई पेड़ के पास जाकर लिपट जाती है। ओ दादी माँ के जादुई पेड़, मेरी मदद करो। मेरी सौतेली माँ मुझे मार रही है, मुझे बचा लो। वह बहुत निर्दयी है, ये मुझे बहुत मारती है। मेरी मदद करो जादुई पेड़। यह कहकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है और यह सब देखकर सुमन और सागर हैरान हो जाते हैं। क्यों रे सागर, तुझे कोई पेड़ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं तो माँ, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। लगता है कि ये राधिका सच में ही पागल हो गई है। तभी वहां बंसी भी आ जाता है और उन सबको अजीब स्थिति में देखते हुए उनसे पूछता है, अरे क्या हुआ सुमन? इस अभागी लड़की ने फिर कुछ किया क्या? पागल हो गई है ये तुम्हारी बेटी। तभी सबके कानों में जादुई पेड़ की आवाज गूंजने लगती है। पागल यह नहीं, बल्कि पागल तुम सब हो गए हो। मासूम बच्ची पर रोज रोज अत्याचार करते शर्म नहीं आती? तुम हमारे घर के मामले में बोलने वाले कौन होते हो? बंसी, यह तो राधिका की सौतेली माँ है, पर तुम तो सगे बाप हो। भूल गए तुमने मरती हुई सावित्री से क्या वादा किया था? यह सुनकर बंसी को सावित्री से किया वादा याद आता है और इसके साथ ही उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाता है। वह रोते हुए कहता है, आप जो भी हैं, मुझे माफ कर देना भाई। मैं अपनी सावित्री से किया वादा मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आज के बाद मैं अपनी राधिका को कलेजे से लगा कर रखूंगा। बंसी के यह कहते ही जादुई पेड़ सबको दिखने लगता है। बंसी राधिका को गले से लगा लेता है। यह देखकर सुमन और सागर का भी मन बदल जाता है। वे दोनों भी राधिका से माफी मांग लेते हैं। राधिका खुश होकर जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हुए उससे कहती है, ओ दादी माँ के जादुई पेड़, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे कारण मुझे मेरे माँ और बापूजी और छोटा भाई मिल गया। अब तो तुम खुश हो ना राधिका? हाँ जादुई पेड़,
मैं बहुत खुश हूँ। राधिका के यह कहते जादुई पेड़